11 साल से मुझे अटैक आ रहे हैं। हम डॉक्टर के पास जाते थे, वो जो दवाई देते थे उसके ऊपर ठीक हो जाता था। 4 बार सोनोग्राफी की, 2 बार इंडोस्कोपी की, तो डायग्नोस नहीं हुआ। तो उसके बाद अटैक आया ही नहीं। 6 साल तक मैं अटैक फ्री था। अपेंडिक्स के लिए दर्द हो रहा था जून 2025 में, तो पता चला सिटी स्कैन में कि क्रोनिक कैल्सियमिक पैनक्रेटिस है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने साल तक कोई भी दर्द ना होना, क्या वो साइलेंटली प्रोग्रेस हो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ? ये बीमारी का स्ट्रेस, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, टाइम पर खाना नहीं सोना, ये इस बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। हमने भी एक डेमोग्राफी लिखी, तो उसमें हमने देखा कि शराब पीने वाले 33%, सिगरेट पीने वाले, तंबाकू खाने वाले 15%, जेनेटिक 8.5%, और रात को जगने वाले 93%, और स्किपिंग ऑफ ब्रेकफास्ट 70%। पैनक्रेटाइटिस इज ए किलर डिजीज। पैनक्रेटाइटिस मार सकती है शरीर को भी, मन को भी और जेब को भी। आप कमाते रहोगे, खर्चा करते रहोगे और ठीक नहीं होती है। तो यहाँ पर अब आपका ये लास्ट डेस्टिनेशन होगा। हम आपकी बीमारी को रोक देंगे, पर सुकून से रहने का है। तो मैं सौरभ गावड़े हूँ और मैं बेलगाम से आता हूँ। वहाँ पे टीचिंग का जॉब करता हूँ अभी 1 साल से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 11 साल से मुझे अटैक आ रहे हैं। तो 11 साल से 16 तक मुझे अटैक आते रहे। हम डॉक्टर के पास जाते थे, वो जो दवाई देते थे उसके ऊपर ठीक हो जाता था। तो डायग्नोस कभी नहीं हुआ। 4 बार सोनोग्राफी की, 2 बार इंडोस्कोपी की, तो डायग्नोस नहीं हुआ। तो उसके बाद अटैक आया ही नहीं। 6 साल तक मैं अटैक फ्री था। उसमें कुछ ऐसा सिम्टम नहीं दिखा कि कुछ तकलीफ हो आपको। तो मैं 6 साल सब कुछ किया जो एक नॉर्मल इंसान करता है, वो सब कुछ किया मैंने। खाया पिया, घूमा फिरा। तो उसके बाद 2022 में अटैक आया। तो उस वक्त ड्यूडेनटिटिस डिटेक्ट हुआ उसमें। तो उस वक्त भी नहीं पता चला कि 2022 में ये पैनक्रेटिस का दर्द है। तो उस वक्त उस पर ट्रीटमेंट हुई, तो वो भी ठीक हो गया। तो अभी अपेंडिक्स के लिए दर्द हो रहा था जून 2025 में, तो पता चला सिटी स्कैन में कि क्रोनिक कैल्सियमिक पैनक्रेटिस है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने साल तक कोई भी दर्द ना होना, मतलब क्या वो साइलेंटली प्रोग्रेस हो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ कि दर्द ही नहीं हुआ मुझे बीच में कोई सिम्टम ही नहीं? डायग्नोज कब हुआ आपका? 2025 में, अभी जून में। तो वो इससे भी पहले डॉक्टर ने डायग्नोज ही नहीं किया? नहीं हुआ। एमआरसीपी हुआ था? नहीं। एंडोस्कोपी हुआ 2 बार, सोनोग्राफी 4 से 5 बार हुआ है। अच्छा, तो आपकी जिसने डायग्नोज किया वो डॉक्टर को पहली बार दिखाया था? नहीं, उन्हीं को दिखाते थे, लेकिन अभी उन्होंने सिटी स्कैन करवाया अपेंडिक्स के लिए, तो उसमें वो एक्सीडेंटली ये डायग्नोस हो गया कि आपको क्रोनिक कैल्सियमिक तो डॉक्टर एमडी है कि एमबीबीएस है? एमडी है। तो आप किसी पेट के डॉक्टर से नहीं मिले? लेकिन डॉक्टर बहुत बदले करके, बड़ा इंस्टीट्यूट है, उनको भी दिखाया, तो वो भी ज़्यादा डायग्नोस नहीं करते थे ऐसा कि हाँ सिम्टम के ऊपर ही उन्होंने ट्रीट कर दिया तो ठीक हो जाता था। अगर पैनक्रेटाइटिस के लिए जरूरी है कि उस डॉक्टर को पैनक्रेटाइटिस के अलावा पेट की बारी बीमारियों के बारे में पता हो, तो हर एक को पैनक्रेटाइटिस नहीं पता होती है। और जब आपसे पूछा होगा कि आप शराब पीते हो कि नहीं पीते हो, नहीं तब तो बच्चा था। बच्चे थे ना, तो वो सोचते नहीं कि इनको हो सकती है, तो इसलिए डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है। अब आज जमाना बदल गया, आज पैनक्रेटाइटिस रैम्पेंट हो गई है, तो आजकल तो छोटे से पेट को वो पैनक्रेटाइटिस मान लेते हैं। तो रेयर डिजीज थी, इसलिए आपके डायग्नोज में दिक्कत हुई। ओके, तो बीच में 6 साल कोई सिम्टम नहीं, कोई दर्द नहीं, ऐसा क्यों? आपका फीकल इलास्टिसिटी कितना है यहाँ पे? अभी 30 आया इधर आने के बाद। 30 है। मैंने आपके सवाल के ऊपर ये सवाल क्यों पूछा कि जिनका फीकल इलास्टिसिटी कम हो जाता है, वो कब हुआ मुझे नहीं पता, उनको अटैक आने बंद हो जाते हैं। क्योंकि फीकल इलास्टिसिटी का मतलब है एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी। आपका पैनक्रियाज 90% से ज़्यादा डैमेज हो गया है, तब वो कम आता है। तो जिनका पैनक्रियाज है नहीं, उन्हें दर्द कहाँ से होगा? तो दर्द हुआ अपेंडिसाइटिस का, बाई चांस वो पता चल गया कि अपेंडिसाइटिस का दर्द और पैनक्रियाज का दर्द अलग होता है। तो जब स्कैन कराया तो मिल गया, अब डायरेक्शन उधर चली गई। तो आपको पैनक्रियाटाइटिस का अटैक इसलिए नहीं आया क्योंकि आपका पैनक्रियाज डैमेज हो चुका है। तो पता चल गया स्कैन से, क्योंकि प्रोग्रेशन हो रहा था अंदर। इतने साल से प्रोग्रेशन नहीं था, तो वो एक्यूट फेज में था, नहीं दिख रहा था। और एंडोस्कोपी से पेट के अंदर का दिखाई देगा, पेट के बाहर का नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए पैनक्रेटाइटिस शुड बी डायग्नोज्ड बाय ए गैस्ट्रोलॉजिस्ट हु इज नॉट ओनली वेल वर्स्ड विद पैनक्रियाज, he knows all other diseases of abdomen also. ठीक है सर, तो अभी जो आपका इलाज चल रहा है इधर, 1 साल के बाद इसका प्रोग्रेशन जो कुछ भी बचा कुछ है वो बच जाएगा? अभी तक जो मेरा तजुर्बा है, इसमें प्रोग्रेशन रुक जाता है। केवल 2300 मरीज में से एक मरीज को पैनक्रियाटिक कैंसर होकर डेथ हुई है इसी पिछले महीने। तो जो 97 से 2025 तक का डेटा है, 2300 में से एक को हुआ है। तो अब तक मैं बोलता था किसी को नहीं होता है, पर एक को हुआ।
एलोपैथी के हिसाब से 20% से 55% लोगों में कैंसर होता है, लाइफ शॉर्टन होती है। तो थोड़ा सा चौकस रहोगे तो सब ठीक रहेगा। तो इसके बाद प्रोग्रेशन रुक जाएगी तो मुझे मेडिकेशन और 1 साल के बाद अभी तक जितने पेशेंट हैं, मैंने बताया ना कि प्रोग्रेशन रुक जाता है एक को छोड़कर। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ी रिसर्च उसमें पता चले कि बायोमार्कर क्या है, कब तक खानी है, कब तक नहीं खानी है। क्योंकि मेरे ऊपर क्या हुआ है कि भारत सरकार की 2 एजेंसियों ने एक्सपर्ट कमेटी भेजे। एक 2017 में आई, जिसमें मैंने 400 मरीजों का डेटा दिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट किया है, उन्होंने रिकमेंड किया रिसर्च होनी चाहिए। तो 2017, 2025, फिर लास्ट ईयर 2024 में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। उन्होंने खूब सारे मेरा डेटा देखा, कहते इतने सारे डेटा को इवैल्यूएट कौन करेगा? अबे तो देखो, क्यों नहीं कर सकते भाई? और 6 महीने बाद उन्होंने रिपोर्ट दी, रिकमेंड किया। तो ये बीमारी लोगों को मार रही है। और अभी हमने एक डेटा बनाया, फाइनेंशियल बर्डन, तो 1858 मरीजों ने करीब 112 करोड़ रुपया खर्चा किया है यहाँ आने से पहले, ऑन एन एवरेज 6 लाख रुपया। तो जो बीमारी जवानों को हो रही है, जिंदगी को खराब कर रही है, तो आपके सवाल बिल्कुल जायज़ है, पर आपके सवाल से ज़्यादा मेरे पास अपने लिए सवाल है। दवा कब तक खानी है? दवा कहाँ पे जाके हजम करती है? तो बहुत थोड़ी थोड़ी जो मेरी ताकत है उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मरीज ठीक होते हैं उनसे हम लगातार संपर्क में रहते हैं। 97 वाला भी संपर्क में है। तो अभी तक ये अनुभवजन्य है, इसको विज्ञान परक बनाने की हमारी कोशिश है। पर जो लोग ढंग से रहते हैं वो ठीक ही रहते हैं। पर आपको अटैक इसलिए नहीं आया, वो अटैक आपको पैनक्रियाटाइटिस का नहीं आया था, वो अपेंडिक्स का इधर था। इंसिडेंटली स्कैन में आपका पैनक्रियाज आ गया, क्योंकि आपका फीकल इलास्टिसिस इतना कम हो चुका है कि उससे पैनक्रियाटाइटिस का अटैक नहीं आएगा, पर अंदर अंदर बढ़ता जाएगा, जो कि सीटी स्कैन में आ गया। तो अगर कोई कहता है ना मेरे को अटैक नहीं आ रहा, वो खुश होता है, तो तुरंत उसका फीकल इलास्टिसिस करो। तो मैं सैकड़ों लोगों पे करता हूँ कार, कहते जी अटैक तो मुझे आते नहीं, मैं है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? तो आप लकी हो कि आपको अपेंडिक्स की वजह से पता चल गया, नहीं तो पता चलता जब कैंसर हो जाता। तो कैंसर होने का मतलब यह है कि आप बाहर बैठे हो, पैनक्रियाटाइटिस है, आप अंदर आ गए, कैंसर हो गया, गर्दन पकड़ लिया, मैं क्या करूँगा? यहाँ तक तो रोक लूँगा। तो ये जो प्रेजेंट ट्रीटमेंट है पैनक्रियाटाइटिस को रिवर्स कर देता है, पर पैनक्रियाटिक कैंसर पर यह दवा उतनी कारगर नहीं है। मेरा नाम पार्थो जाना, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ। मेरा पैनक्रियाटाइटिस जो जब भी आया था 2020 में, मैं काम करता मुंबई पे गोल्ड का जो काम होता है ना, गोल्ड बनाने वाला काम में 2007 में मैं मुंबई आया काम सीखने के लिए। मैं मुंबई पे जैसे ही पार आया, उसका 4 महीने बाद ही मेरा पेन चालू हो गया पेट का। 3 महीने 5 महीने छोड़ के मेरा पेन आता ही था। अभी नॉर्मल डॉक्टर को दिखाता था, उधर बोलता गैस का दो दवाई और पेन किलर देता था। मैं 2 दिन उल्टी वगैरह होता था, दो होते होते फिर धीरे धीरे दवाई वगैरह खाना, थोड़ा चावल लेता था, फिर 2-3 दिन में आराम मिलता था। फिर ऐसे ही होते चला गया मेरा ऐसे ही पेन। में सोचा गैस है, लेकिन उस टाइम भी मैं सब इंडोस्कोपी भी किया था, कोलोनोस्कोपी किया था, यूएसजी किया था, कुछ उसमें आया नहीं था। फिर सब ठीक था। 2020 में जैसे 2020 हो गया, उस टाइम मेरा एक बार उस टाइम कलकत्ता पे था, बहुत पेन आया। 4-5 दिन में पेन जैसे कम नहीं हुआ ना, मैं सोचा अभी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। एडमिट होने के बाद डॉक्टर ये सब दिखा, बोलो किधर पेन हो रहा है? मैं बोला इधर। वो डॉक्टर एमडी था, वो बोला तुम्हारा पैनक्रियाटाइटिस का पेन है। मैं बोला पैनक्रियाटाइटिस क्या है? मैं तो लीवर नाम सुना है, किडनी सुना है, पैनक्रियाटाइटिस सुना ही नहीं। मेरा घर वाला भी था, मेरा मम्मी, मेरा पापा और मेरा मासी का लड़का, बोले क्या पैनक्रियाटाइटिस समझाओ बराबर, क्या पैनक्रियाटाइटिस क्या है? डॉक्टर ने उस टाइम और कुछ नहीं बोला, उसको मालूम है इन लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। बोला एक चीज़ बढ़ गया, उसको काट के निकालना पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएगा। मैं बोला तो ठीक है, और क्या है। मैं मछली और चिकन वगैरह सब खाता था उस टाइम। वो कैरी फेरी बना के हम लोग जैसा कोलकाता वाला खाता है, मछली फेमस है हमारा, मछली नहीं तो चावल नहीं खाएगा, ऐसा है। फिर मेरा 2020 में अटैक आया, मैं 4-5 दिन एडमिट था, ठीक हो गया, फिर चला गया।
फिर मैंने जैसा डॉक्टर ने बोला था बड़ा मछली नहीं खाने का, जो फैट वाला होता है ना वो सब नहीं खाने का, मैं उतना ध्यान नहीं था, मैं मालूम ही नहीं था पैनक्रेटिस है क्या, अभी क्या सुनेगा डॉक्टर का बात। मैं 2 साल ऐसे ही चलाता रहा, लेकिन 2 साल मेरे को कुछ भी नहीं आया पेन वगैरह, मेरा वेट भी 80 kg था। फिर 2023 में मेरा जैसे अटैक आया, उस टाइम भी फिर मेरे को एडमिट होना पड़ा। उस टाइम से लगातार मेरे को आज तक और नहीं छोड़ा। मेरा 2023 का मैं 6 महीने में मेरा 80 किलो से 60 किलो सीधा आ गया, 20 किलो कम हो गए। फिर मैं बोला अभी क्या करेगा, अभी डॉक्टर का इलाज गैस्ट्रोलॉजी मुंबई पे ही दिखाता है, दिखाते ही रहा, लेकिन मेरा 5 बार ERCP हुआ। डॉक्टर ने लास्ट टाइम जैसा मैं एक बार आया था, उधर डॉक्टर ने बोला पूरा पेट में स्टोन भर गया है, पूरा ओपन सर्जरी करना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा ओपन सर्जरी मतलब पूरा पेट काटेंगे, अभी पेट काटेंगे तो काम कैसे करेंगे, सोना का काम है। मेरे को बैठ के मतलब 12 घंटा बैठ के ही काम करता हूँ। फिर मैं बोला नहीं करना है, फिर कल मुंबई चला गया, मुंबई पे और गैस्ट्रोलॉजी दिखाया। उधर दिखाने के बाद बोला और एक पद्धति है, वो ESW के माध्यम से तुम्हारा पेट का जो स्टोन है ना सब तोड़ देंगे, पहले तोड़ के ERCP के माध्यम से पूरा निकाल लेंगे, ऐसा हो जाएगा। मैं बोला फिर ठीक है हो जाएगा, फिर ऐसा करके करवा लिया। फिर एक बार मैं बोला नहीं निकाला पूरा, ऐसा करके 5 बार मेरा किया हुआ है, 3-3 महीने छोड़ के। अभी भी मेरा, अभी लास्ट टाइम चेक किया, बोला वो भी स्टोन है। मैं बोला कैसे है, 5 बार भी निकाला फिर भी नहीं निकल पाया। मतलब ऐसा स्टोन के मतलब जितना बार निकाला ऐसे ही रह जाएंगे क्या, ऐसा सवाल यही है। मेरे को मुंबई पे रहना चाहिए क्या कलकत्ता पे ही रहना चाहिए? कोलकाता में भी जब भी रहता हूँ मेरा कुछ पेन वगैरह भी और नहीं होता है, जब भी मुंबई पे आता हूँ मेरा पेन चालू हो जाता है। जब आपको पता है कि आपको कलकत्ते में नहीं होता तो कलकत्ते रह लो। लेकिन मेरा काम उधर ही है, कोलकाता में मैं कैसे कमाऊंगा, कि घर कैसे तो चलाऊंगा? बम्बई में जो कमा रहे हो अस्पताल में दे रहे हो, फायदा क्या है? ठीक है, लेकिन फिर भी देखो, अगर कलकत्ते से मेरे पास पेनकिटाइटिस के मरीज नहीं आते तब मैं बोलता कि कलकत्ते में रहने से पेनकिटाइटिस नहीं होता, वहाँ भी होता है। हाँ, बम्बई में जब आप रहते हो तो कलकत्ते में आपका परिवार रहता है, और बम्बई में कोलकाता फैमिली भी मुंबई भी अभी रहता है। तब बम्बई में कौन कौन रहता है? अभी मेरा वाइफ और मेरा बच्चा। और कलकत्ते में? कोलकाता में मम्मी पापा रहते हैं। हाँ, तो मम्मी पापा के पास स्ट्रेस कम होता है, बम्बई में बीबी के साथ रहते हो तो स्ट्रेस रहता है, इसलिए बीमारी हो जाती है। वो तो रहता है थोड़ा। थोड़ा रहता है ना। हाँ। तो देखो मैंने पकड़ लिया, ये बीमारी का स्ट्रेस, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, टाइम पर खाना नहीं सोना, ये इस बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। हमने भी एक डेमोग्राफी लिखी तो उसमें हमने देखा कि शराब पीने वाले 33%, सिगरेट पीने वाले, तंबाकू खाने वाले 15%, जेनेटिक 8.5%, पर रात को जगने वाले 93%, और स्किपिंग ऑफ ब्रेकफास्ट 70%। ये इस किताब में आपको मिलेगा। तो ग्रंथि की गुत्थी, तो ग्रंथि की गुत्थी हमने निकाली, तो हम सब लोग वही तो कर रहे हैं, सो नहीं रहे और खा नहीं रहे। अब ये बात ठीक है कि हम सब कमाते हैं, पर कमाते किसके लिए? सुख से रहने के लिए, और उसके लिए शरीर से इस्तेमाल करते हैं। पर शरीर को ठीक रखने के लिए क्या करते हैं? हम गाड़ी खरीदते हैं, 5,000 रुपये सर्विस कराते हैं, 10,000 रुपये तेल चेंज कराते हैं, पर इस बॉडी की कुछ होती है? जब तक बीमार नहीं पड़ते कोई मेंटेनेंस होती है? नहीं होती ना। तो आजकल, पहले ज़माने में जब एम्बेसडर फिएट होती थी, हम गाड़ी खराब होने के बाद मैकेनिक के पास जाते थे। अब जो नई गाड़ी है 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 वाली सर्विस ही होगी, 1,50,000 वाली ये होगी, ऐसा होता है ना। तो अपनी बॉडी के लिए क्यों नहीं? तो आजकल नई स्टडीज आ रही हैं कि हर 3 महीने के बाद 3-4 दिन का हमें ब्रेक लेना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए, देहात में जाना चाहिए, जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो। कौन करता है? हम कहा जाते हैं मंदिरों की लाइन में, जहाँ साल और स्ट्रेस होता है कि दर्शन करा दो, 3-3 घंटे खड़े हैं, 4-4 घंटे खड़े हैं। तो हम अपने शरीर की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहे। 6 साल तक जब बच्चा पैदा होता है तो 6 साल तक उसे वैक्सीनेशन लगते हैं, किस लिए? प्रिवेंशन के लिए। पर 6 साल के बाद जब तक आप बीमार नहीं होते, कोई प्रिवेंशन होती है? सब मेरी मर्जी होती है। और आपने बोला ना कि आपके स्टोन, इसमें स्टोन ही तो बनते रहते हैं,
तो डॉक्टर तो निकालता रहेगा, बनते रहेंगे, बनने कैसे बंद होंगे? तो अब आपका जो स्टोन है वो खत्म नहीं होगा पर आगे नहीं बनेंगे। परंतु जीवन में, जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर आप बम्बई में नहीं कर सकते हो तो बम्बई छोड़ दो, क्योंकि आपकी बॉडी एक समय तक फिजिकल स्ट्रेस ले सकती है, मेंटल स्ट्रेस ले सकती है। अब मैं सारी दुनिया छोड़ के यहाँ देहात में क्यों पड़ा हूँ? क्योंकि शरीर तो मेरा भी आपका भी है। अब मेरा शरीर वो स्ट्रेस नहीं ले सकता जो कि बड़े शहर में होता है, तो मैं गांव में रहता हूँ। अगर मुझे जिंदा रहना है, और नहीं तो खाओ पियो मौज करो, मरूंगा तो जरूर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। पर अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, सुख से जीना चाहता हूँ, शांति से जीना चाहता हूँ, तो ऐसी जगह रहो जो आपकी ताकत के अंदर हो। ताते पैर पसारिए जाति लाभी सौर। अब मैं बम्बई गया, बम्बई मेरे को नहीं भाया, मैं भाग आया। ठीक है, पैसा ज्यादा है, पर खाऊंगा कितना? कितना खाऊंगा? पर हजम भी तो होना चाहिए ना। बटाटा बड़ा हजम ही नहीं होता। आलू भाजी, वो पाव भाजी खा ही नहीं सकता, शुगर है, क्योंकि वो गेहूं और आलू है और शुगर बढ़ जाएगी। तो अपनी ताकत देखते हुए, अपनी उम्र देखते हुए, अपनी बीमारी देख के मैंने जगह चुनी और काम कर रहा हूं। 142 करोड़ में सब लोग जिंदा है, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। अब सारे एक जगह जाके बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है। और सर एक बात था, जो जितना भी ज़्यादा में पेनक्रियाटिस की बीमारी होता है ना, सबका ज़्यादा सा देखा मैंने डायबिटीज़ होता है, इंसुलिन ले रहा है। मेरा तो डायबिटीज़ पूरा नॉर्मल है, बाद में मेरे को कोई डायबिटीज़ होएगा क्या, ऐसा कुछ? देखो, कल को क्या होगा किसी को नहीं पता। मैं जब पैदा हुआ था मुझे पता था डायबिटीज होगी, तो मेरे को 52 साल की उम्र में डायबिटीज हुई। अब पिछले 15 साल से रोजाना इंसुलिन लगाता हूँ। तो कल के बारे में चिंता करके तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। ये भी मैंने बोला, जैसा डॉक्टर ने बोला था तुम्हारा पेनक्रियाटिस पूरा खराब हो गया। देखो, पेनक्रियाटाइटिस वाले लोगों में नॉर्मल की जगह डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो जितने लोग डायबिटीज है उनको पेनक्रियाटाइटिस थोड़ी है। तो तंबाकू खाने वालों में लंग कैंसर की संभावना ज्यादा रहती है, पर 40% वो हैं जिन्होंने कभी तंबाकू खाया ही नहीं है। तो मेडिकल साइंस में प्रोबेबिलिटी बोलती है, और होगी तो होगी। डायबिटीज का इलाज है ना, इंसुलिन लगा के मैं 15 साल से जिंदा बैठा हूं। दिक्कत है जिसका इलाज नहीं है। हाँ, पेनक्रियाटाइटिस इज ए किलर डिजीज। पेनक्रियाटाइटिस मार सकती है शरीर को भी, मन को भी और जेब को भी। आप कमाते रहोगे, खर्चा करते रहोगे, और ठीक नहीं होती है। तो यहाँ पर अब आपका ये लास्ट डेस्टिनेशन होगा। हम आपकी बीमारी को रोक देंगे, पर सुकून से रहने का है। कलकत्ते और बम्बई से कोई नहीं है। जहाँ पर आपको सुकून मिलता है वहाँ नहीं होती है, जहाँ पर स्ट्रेस होता है तो हो जाती है। तो टाइम पर खाना, टाइम पर करो। जो हम यहाँ कर रहे हैं इसको करो। तुम्हारे साथ कौन आया है? वाइफ आया है। तो वाइफ को बोलो सीखो यहाँ पर ऐसे ही खाना खिलाना टाइम पर। हमको तो सिखा, मैं बोल रहा वो करेगी तुमको, कि उसको बोलना अपनी वाइफ को कि अगर हम टाइम पर खाना नहीं खाएं तो हमको बेशक पीट देना, पर खाना टाइम पर खिलाना। टाइम पर खाना नहीं खिलाएगी तो फिर हम तुमको पीटेंगे। बोले हो सकता है हम गुस्सा करें, पर तुमको मुझे खिलाना है। मेरा नाम अक्षय चौहान, अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मुझे भी इनकी तरह 12 साल से 2012 में फर्स्ट अटैक आया था। उसके बाद 2016 तक अटैक आते रहे, बीच में कम हो गए, पर बाद में पेन होना ही बंद हो गया। फिर यहाँ आपने सर जैसे बताया कि फिकल इलास्टिक का वो रिपोर्ट कराया तो 1.08 ही आया है, मतलब वही तो पिछले अटैक आता कहाँ से? अच्छा, किसी डॉक्टर ने नहीं कराया था टेस्ट? ये नहीं, आज तक नहीं करवाया। बताओ, ये एलोपैथी का टेस्ट है, और मैं कौन हूँ? वैद्य हूँ। मैं तो नब्ज दे के वात पित्त का बोलना चाहिए। तो बड़ी हैरानी होती है कि आप बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हो, पैसा देते हो, और वो बेसिक टेस्ट नहीं कराते। उसमें पेन आना ही बंद हो गया। और आप बड़े खुश हो कि पेन नहीं आ रहा, पेन नहीं आ रहा, और अंदर कैंसर बन गया। क्योंकि फीकल इलास्टिसिस कम है, तो अब ये साइलेंट किलर हो गया। अंदर अंदर एकदा रहेगा। जैसे पहाड़ का ग्लेशियर होता है, ऊपर पानी नहीं होता और अंदर आता है। तो उसके बाद पेन ही बंद हो गया। फिर 2022-21 में डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ कि आपका शुगर लेवल 272 फर्स्ट टाइम आया, फास्टिंग शुगर वगैरह ये हो। फिर उसका दवाई थोड़ा बहुत लिया, नहीं लिया,
फिर ऐसे ही चलता रहा, फिर पेन नहीं होता था। उसकी वजह से मैं एक्चुअली रेल डाक सेवा में ड्यूटी करता हूँ। रेल डाक सेवा, RMS, रेलवे मेल सर्विस बोलते हैं ना, उसमें। अब ज़्यादा करके वो वहाँ पे नाइट शिफ्ट ही रहता है, मतलब ऑल्टरनेट ड्यूटी रहता है। आज अगर नाइट किया तो कल नहीं जाना है, परसों जाना है, फिर ऑल्टरनेट रहता है, मतलब 13 घंटे ड्यूटी किया तो दूसरे दिन छुट्टी रहता है ये। तो 2-3 साल नाइट किया, 2-3 साल मैंने डे ड्यूटी किया, 2-3 साल ऐसे ही नाइट किया। तो मेरा क्वेश्चन यही था सर कि क्या फिर से वो नाइट ड्यूटी कर सकते हैं कि इस बीमारी में नहीं कर देखो, सकते? आप खुद बता रहे हो कि आपका फीकल इलास्टिस टेस्ट 1.08 है। तो आपका एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी है। डायबिटीज भी है तो एंडोक्राइन डेफिशिएंसी है। दोनों चीज़ें हमारे शरीर के लिए जरूरी है। एक्सोक्राइन एंजाइम्स शरीर के लिए, और एंडोक्राइन डायबिटीज अलग। अब ये दोनों आप लेके मेरे पास आए हो, तो मैं आपका प्रोग्रेशन तो रोकूंगा, पर यू विल हैव टू कंप्रोमाइज। मैं काम करने से नहीं रोक रहा हूँ, पर वो उपाय करने पड़ेंगे जिससे आप ठीक रहें। तो रात्रि जागरण किसको करना है, किसको नहीं करना है। अब रात्रि जागरण शरीर के लिए बुरा है, और आपको डेंट लग चुका है। तो गाड़ी में लाइट बहुत अच्छी हो तो रात को चला लेंगे, जब लाइट टूटी हुई तो रात को क्यों चलाएंगे, दिन में चला लेंगे। अभी एक सज्जन है, पैनक्रेटाइटिस के हैं, उनकी शादी होनी है। तो शादी तू एक नहीं 4 कर, पर दिन में कर। रात को थकेगा और जगेगा, क्या फायदा होगा। शादी तो दिन में भी होती है। तो आपको अपनी जिंदगी में ये बीमारी तो हम ठीक कर देंगे आपकी, परंतु अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ पैनक्रेटाइटिस। तो इंसुलिन लगा के भी कंट्रोल नहीं होती, और एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी आपने देख ली अपनी। तो जो खराब हो गया वो ठीक नहीं होगा। अब इसके साथ आपको जीना है, तो आराम से जियोगे। जो पैनक्रेटाइटिस इंड्यूस्ड लाइफ थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, उसको हम रोक देंगे। अच्छा, 12 साल के बाद, 10 साल के बाद ये थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है। 10 साल तक तो आराम से करते हैं, 10 साल के बाद थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है। तब आप उसी स्टेज में पहुंच रहे हो। तो हमें आपको कैंसर ना बने और आपकी ज़िंदगी ठीक चलती रहे। जैसे यहाँ पर खाना खा रहे हो, पनीर भी खा रहे हो, थोड़ा बहुत तेल घी भी खा रहे हो, तो ऐसा खाना खाते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर वो जो खाकरा भाखरा शाखड़ा जो है गुजराती, वो अलग हो जाए। यहाँ आके पनीर इतना खाया है ना कि इतना तो 2-3 साल में नहीं खाया, और वो हजम भी हो रहा है, हजम भी हो रहा है। और आपके हमने एंजाइम्स भी बंद कर दिए हैं। तो ये दवा जितना भी बचा हुआ है वो काम कर रहा है।